हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। करेंट अफेयर का सेशन लेकर हम हाजिर है। अप्रैल मंथ का ये दूसरा करेंट अफेयर का वीडियो है, जिसमें हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार का करेंट अफेयर एंड पर्सन इन न्यूज़ ये सारे कवर करेंगे। और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खास करके 69th बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर का सेशन। तो आज का करेंट अफेयर के सेशन का पहला हाईलाइट ये है कि अभी हाल ही में न्यूज़ में था कि अभी मणिपुर गवर्नमेंट क्या करेगा, मणिपुर जो राज्य है वो सरकार क्या करने वाली है कि वहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाली है कि कितने रिफ्यूजी जो कि 2021 में म्यांमार में जो एक मिलिट्री रूल लागू हो गया था, तो वहाँ पे कुछ आदमी जो है यहाँ पे पलायन करके मणिपुर में आ गए थे। तो उसका क्या कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको आदेश दिया है कि मणिपुर में जितने भी रिफ्यूजी आए हैं उसको आइडेंटिफाई करें, और जब वहाँ पे स्थिति नॉर्मल हो जाए तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको वहाँ पे फिर से रिटर्न भेज दिया जाएगा। तो मेन न्यूज़ तो ये था। अगर यहाँ यहाँ पे जो किया गया है, तो यहाँ पे पाया गया है कि लगभग 5,000 इमिग्रेंट जो है, 5,000 आदमी वहाँ से जो है ये मणिपुर में बैठे हुए हैं, और इसको जो इमिग्रेंट सेंटर में रखा गया है। जब भी म्यांमार में की स्थिति जब नॉर्मल हो जाएगा तो उसको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो मेन न्यूज़ यही था। अगर हम लोग मणिपुर की बात करें तो म्यांमार से ये बॉर्डर शेयर करता है, अप्रॉक्स 400 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है मणिपुर विथ म्यांमार। ठीक है, म्यांमार से शेयर करता है। बाकी अगर हम लोग मैप पे देखें, तो ये हम लोग एक बार मैप पे देख लेते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए मणिपुर है, जिसका कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर से जो स्टेट यहाँ पे टच कर रहा है मणिपुर के बॉर्डर को, वो है नागालैंड। उसके बाद ये है असम, और ये है मिजोरम। ये देखिए त्रिपुरा नहीं करता है। ठीक है, और ये जो है इंटरनेशनल एक बॉर्डर शेयर करता है जो कि म्यांमार है, और यहाँ पे लगभग 400 किलोमीटर बॉर्डर ये शेयर करता है इंटरनेशनल रूप से। ठीक है, तो ये मेन बात है। अगर हम लोग बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर का कैपिटल हम लोग देख ही लिए थे कहाँ है, तो ये मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। इसके 3 स्टेट जो है, इंडियन स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, वो बॉर्डर शेयर करता है इससे, जिसमें है नागालैंड, मिजोरम एंड असम। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम एंड असम। तो इसका जो मणिपुर का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये फॉर्मेशन हुआ था 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1949 को एक स्टेट के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुआ था। और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह यहाँ के वर्तमान में सीएम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए। अभी यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी अभी न्यूज़ में था, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है गुरुकुल कांगड़ा यूनिवर्सिटी। तो ये जो है गुरुकुल कांगड़ा यूनिवर्सिटी, ये है अभी न्यूज़ में था। ये अपना 113वां कन्वोकेशन सेरेमनी डे मनाया है, जहाँ पे अमित शाह जो हमारे अभी गृह मंत्री है वहाँ पे अटेंड किए थे। और ये खबर है कब का, तो ये है 30 मार्च का। ठीक है, 30 मार्च का ये है, तो इसमें अटेंड किए थे। ठीक है, 113वां कन्वोकेशन डे। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये हरिद्वार उत्तराखंड में है। इसका स्थापना जो किया गया था, ये स्थापना किया था 4 मार्च 1902 को इसका स्थापना किया गया था। और ये आर्य समाज का एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है आर्य समाज, जिसके संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, आर्य समाज के संस्थापक। तो इसी के एक फ्लोअर के द्वारा ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात हुई थी, तो हम लोग मैप पे देख लेते हैं आखिर उत्तराखंड का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। देखिए, जब भी कोई स्टेट या कोई भी कंट्री की बात होती है तो आप लोग ज़रूर एक बार मैप पे जाके देखिए कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसे देखते देखते आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो देखिए, ये है उत्तराखंड, इसका राजधानी है देहरादून, ऊपर में शिमला है, और इस साइड अगर जाएंगे तो आपको हरियाणा दिखने को मिलेगा, और इस साइड आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश, और इस साइड ये नेपाल। मतलब 2 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, एक तो चाइना के साथ शेयर करता है और एक नेपाल के साथ शेयर करता है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि अभी नेपाल और इंडिया के बीच में जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसको लीपू लेक के नाम से बोलते हैं, तो ये यहीं पे है, जो कि नेपाल और उत्तराखंड के बीच, मतलब इंडिया के बीच क्या है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग को पता चल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अक्सर पूछ दिया जाता है, ये जो रीजन देख रहे हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जो भी ये बॉर्डर एरिया देख रहे हैं, तो इसमें अक्सर पास पूछ दिया जाता है कि ये पासेस कहाँ पे है। तो उसका एक झलक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये मैप पे देखिए, ये मेजर माउंटेन पास इन इंडिया कौन कौन से पास, तो अभी हम लोग उत्तराखंड का पढ़े थे, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कौन कौन से पास है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मना पास, लिपू लेक पास, ठीक है। तो ये सब पास जो है आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में है। बाकी यहाँ पे देखिए शिव किला, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में देखिए जो फेमस पार्क है, ठीक है, बरालाचा पार्क है, बरालाचा पासेस है, रोहतांग पास है, उसके बाद शिव किला पास है। तो ये सारे पास कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर देखिए इस जम्मू कश्मीर का जब डिवीज़न हो गया तो ये लद्दाख एरिया वाले में कौन कौन से है, ये देखिए खारदुंगला पास है, ठीक है, सासर पास है, काराकोरम पास है। तो ये सारे पासेस जो है ये कहाँ पे, लद्दाख वाले रीजन में है, ठीक है। अगर हम लोग जो जिला पास की बात करें तो यहाँ पे देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पास जो है ये जो जिला पास है। उसके बाद पीर पंजाल की बात करें तो इधर पश्चिमी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल यहाँ पे पासेस है। फिर उसके बाद बनिहाल पास की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। फिर आप आ जाइए यहाँ पे सिक्किम वाले एरिया में। सिक्किम वाले एरिया में आपको ये दो पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, नाथुला पास और जिपला पास जो है ये कहाँ पे, सिक्किम में है। बाकी उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भूटान कंट्री है। तो यहाँ पे 3-4 पास है, ये आपको याद रखना है, जैसे सेला पास है, बोमडीला पास है, और ये दीपू पास है। तो ये सारे पास कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग मैप पे तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी फिनलैंड जो है अभी नाटो का मेंबरशिप ज्वाइन किया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि फिनलैंड का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और ये फिनलैंड जो नाटो कंट्री, नाटो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है या क्यों ज्वाइन किया है, और ये क्या है नाटो, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए फिनलैंड जो अभी ज्वाइन किया है, अक्सर पूछा जाता है, अभी तक में जो नाटो का मेंबरशिप थे टोटल 30 कंट्री थे। 30 कंट्री में आपके जो 28 कंट्री है वो यूरोप के हैं। बाकी 2 कंट्री की बात करें तो 2 कंट्री, एक है यूएसए और एक है कनाडा। तो ये 2 कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका का है, और अभी हाल ही में एक कंट्री यहाँ पे जुड़े हैं जिनका नाम क्या है, वो फिनलैंड है। तो नाटो क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे ये काम करता है। और इसका 31st मेंबर कौन बना है, तो ये फिनलैंड बनाया गया। तो इसको रेक्टिफाई किसने किया, तो टर्की के द्वारा ये रेक्टिफाई किया गया। उसके बाद इसको सदस्यता मिली है, ठीक है। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है इसका हेडक्वार्टर है नाटो का, ठीक है। आइए हम लोग एक बार मैप पे देख लेते हैं आखिर ये फिनलैंड है कहाँ पे। देखिए फिनलैंड, ये देखिए ये फिनलैंड है, और यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है हेलेंस्की इसका कैपिटल है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो ये ज्वाइन किए हैं नाटो मेंबरशिप, इसमें रसिया को अब क्या है कि थोड़ा सा खतरा हो गया है, क्योंकि ये देखिए रसिया नहीं चाहता है कि इसके अगल बगल की जो भी कंट्री है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज्वाइन करे, ठीक है। तो इस वजह से इनके लिए थोड़ा मुश्किल उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये जो है लगभग 1300 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है रसिया के साथ। और यही कारण था कि जो यूक्रेन और रसिया की जो अभी लड़ाई हो रही है, मेन यही नाटो के मेंबरशिप के लेके ये लड़ाई हो रही है। बाकी फिनलैंड के अगल बगल की हम लोग बात करें तो फिनलैंड देखिए ये कंट्री है, यहाँ पे बाल्टिक सी है, उसका स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, उसके बाद इस्टोनिया है, लाटविया है, लुथानिया है, और यहाँ पे कुछ पार्ट जो है रसिया का है। यहाँ पे बेलारस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोलैंड मिलेगा, और यहाँ पे है यूक्रेन। तो ये जो है अभी हाल में ये भी बात न्यूज़ में था कि जो पोलैंड है पहला ऐसा नाटो देश है जो कि प्रोवाइड करेगा फाइटर जेट किसको, यूक्रेन को, ठीक है। तो इससे भी फिर क्या होगा, रसिया को थोड़ा मुश्किलें बढ़ सकती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जर्मनी है और ये है यूनाइटेड किंगडम। तो ये आप लोग जब भी ये मैप की बात हो तो एक बार ज़रूर आप लोग एक बार विजिट कर लीजिए कि आखिर जो लोकेशन की बात हो रही है वो कहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया है नॉर्थ ईस्ट में जिसका नाम है यांगिल फेस्टिवल। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये यांगिल फेस्टिवल है क्या। बेसिकली ये फेस्टिवल जो है एक वहाँ पे एक स्पेशल ट्राइब होता है जो कि असम और मेघालय रीजन में होता है, जिनका नाम है टाइवा।
ताइवा ट्राइब है, इसके द्वारा ये मनाया जाता है। ये बेसिकली एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो कि अगर हम लोग की लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं ताकि इनके हार्वेस्टिंग जो फसल हो उनको क्या करें, सुरक्षा प्रदान करें। और ये कहाँ पे मनाया गया है, तो ये असम और मेघालय के रीजन में मनाया जाता है। असम एंड मेघालय के रीजन में मनाया जाता है। और ये देखिए इंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, मतलब यहाँ से क्या होता है, हार्वेस्टिंग सीजन का जो इंड हो जाता है। और ये लक्ष्मी बेसिकली अपने लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अपने तरफ का रेफरेंस लेके बात करें तो ये लक्ष्मी माता को पूजा किया जाता है। तो यांगिल फेस्टिव पूछा जाए कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में सेलिब्रेट किया गया है, असम और मेघालय के क्षेत्र में। जो वहाँ पे एक स्पेशल ट्राइब पाया जाता है जिनका नाम है टाइवा ट्राइब, उसके द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता है या मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि असम कहाँ, देखिए असम अगर हम लोग मैप पे देखें तो असम यहाँ पे है, और उसके बाद यहीं पे देखिए मेघालय है, शिलोंग वगैरह देख रहे होंगे। तो इसी रीजन में मनाया जाता है। इसी रीजन में जो ट्राइब होता है उस ट्राइब का नाम क्या है, ताइवा ट्राइब है, और यहीं पे यांगिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट ये है कि देखिए अभी वर्ल्ड जो अभी न्यूज़ में था, अक्सर न्यूज़ में रहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग अभी संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद एक स्पेशल वीडियो आएगा तो पूरे क्या क्या प्रावधान है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो सारे बता दिया जाएगा आपको। फिलहाल अभी ये न्यूज़ में क्यों था, तो देखिए अक्सर ये न्यूज़ में रहता है जब भी कोई पार्क की चर्चा किया जाता है या फिर कोई भी ऐसा पशु पक्षी का चर्चा किया जाता है जो इंडेंजर या किसी शेड्यूल में मेंशन किया गया है, तो ये न्यूज़ में रहता ही है। तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो लाया गया था 1972 में लाया गया था। ये अभी न्यूज़ में क्यों था, तभी आप लोग सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो एक लड़का है उसके पास एक सारस क्रेन नाम का पक्षी जो है उसका फ्रेंड बन जाता है, मित्र बन जाता है उत्तर प्रदेश का अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है अभी न्यूज़ में बना था। ये एक्ट कहता क्या है कि कोई भी पर्सन को अलाउ नहीं है कि कोई भी अगर पक्षी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी भी शेड्यूल में है तो वो अपने पास रखे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 39 में ये बात मेंशन है, अगर इस तरह का पशु या पक्षी किसी पर्सन के पास होता है तो विदिन 48 आवर के अंदर उसको किसी नज़दीकी ऐसे कोई संस्था है तो वहाँ पे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो उसके लिए उस कोर्ट ने वहाँ पे उसको क्या कर दिया गया, नोटिस दे दिया गया। तो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था। सारस क्रेन जो है, आप देखिए क्यों इसको हाईली प्रोटेक्टेड में रखा गया है, तो ये है कि स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड है किसका, उत्तर प्रदेश का। और देखिए अभी हम लोग अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। तो ये इसमें बेसिकली यही कह रहा है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ जो है या कोई भी एनिमल हो या कोई भी ऐसा इंडेंजर स्पेसीज, उसको क्या किया जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है, उसको इलीगल ट्रेड पे रोक लगा दिया जाता है। या कुछ ऐसा अगर जो किसी भी शेड्यूल में कोई भी पेड़ पौधा अगर मेंशन है तो उसको आप काट नहीं सकते हैं या अपने घर में लगा नहीं सकते। जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो गांजा की बात करते हैं तो वो अपने घर में आप नहीं लगा सकते, वो इलीगल है। तो ये इस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसी लॉ का जो नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इसके अंतर्गत ऐसा होता है। तो देखिए अभी सारस क्रेन की अगर हम लोग बात करें तो सारस क्रेन जो स्टेट बर्ड है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। इसको जो रखा गया है शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में रखा गया, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब इसको इलीगल ट्रेड या फिर अपने घर में पाल नहीं सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली यही है। इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा तो उसमें सारा डिटेल क्या क्या प्रावधान है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो सारा हम दे देंगे। चलिए अभी एक और न्यूज़ में था, देखिए अभी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, या ये भी कह सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। तो अरावली जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे गुजरात से लेके यहाँ पे दिल्ली तक, हरियाणा तक ये फैला हुआ है। तो इसमें अभी यूनियन गवर्नमेंट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने अभी बताया है कि यहाँ पे ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। मतलब जो अरावली है उसके ईस्टर्न साइड में क्या होगा कि लगभग 4-5 किलोमीटर और वेस्टर्न साइड में 4-5 किलोमीटर का एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे जो ऐसा स्पेसीज जो कि पेड़ पौधे के स्पेसीज जो कि इंडेंजर या ख़त्म हो चुके उसको फिर से जीवित किया जाएगा। इसके अगल बगल में जो भी पॉन्ड है, तालाब है, उसको जीवित किया जाएगा ताकि ये हरा भरा रहे। और ये बेसिकली क्यों किया जाता है कि यहाँ पे आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पे एक डिजर्ट है जिसका नाम क्या है, थार डिजर्ट।
थर्ड डिजिट है, इंडिया का थर्ड बड़का डिजिट है थर्ड, ये पाकिस्तान और इंडिया में फैला हुआ है। तो ऐसा इसरो के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था कि ये थर्ड डिजिट है। थर्ड डिजिट मतलब क्या, डिजिट मतलब कि मरुस्थलीय भूमि जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते। तो इसका जो है ये जो है धीरे धीरे इधर एक्सटेंड किया जा रहा है, इधर एक्सटेंड की हो रहा है, मतलब अरावली की साइड। अगर अरावली पर्वत ना होता, अरावली पहाड़ ना होता तो ये हो सकता था और भी इंडिया में इधर फैल जाता। तो यहाँ पे जब ग्रीनरी अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये जो थर्ड डिजिट है इधर आना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बेसिकली यही अरावली वाल प्रोजेक्ट का मेन मिशन है कि ये थर्ड डिजिट को कैसे रोका जाए इधर बढ़ने से। समझ में आ गया। तो ये जो बेसिकली कवर करता है, ये कवर करता है 4 स्टेट में। तो कौन कौन से 4 स्टेट में, तो ये किया जाता है हरियाणा में, हरियाणा से लेकर गुजरात तक, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया। तो ये 4 स्टेट को कवर किया जाएगा। ये मिशन जो लॉन्च किया गया था श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है हमारे देश का, ठीक है। और ये जो है, ये जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो इंस्पायर हुआ है, ये एक इससे पहले 2006-07 की बात है, आप सुने होंगे कि अफ्रीका में एक इसी तरह का ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया गया था, जो कि अफ्रीका कंटिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से अगर अफ्रीका है तो यहाँ पे सहारा डिजर्ट के अगल बगल इसी तरह का प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो इसी से इंस्पायर होके ये चलाया जा रहा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी यहाँ पे देखिए, एक अभी हाल ही में न्यूज़ ये था कि अभी पोलैंड टू बी फर्स्ट नाटो कंट्री टू प्रोवाइड द फाइटर जेट टू यूक्रेन। अभी हम लोग पहले भी बात किए थे कि पोलैंड जो कंट्री है ये नाटो का मेंबर है। नाटो क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये अभी प्रोवाइड करेगा फाइटर जेट, प्रोवाइड करेगा किसको, फाइटर जेट प्रोवाइड कर रहा है किसको, ये यूक्रेन को। अभी आपको पता ही होगा यूक्रेन एंड रशिया का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये ऐसा करने वाला पहला पोलैंड पहला ऐसा नाटो देश है जो कि फाइटर प्लेन दे रहा है यूक्रेन को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। बाकी अगर हम लोग नाटो की बात करें तो नाटो एक क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना हुआ था 1949 में स्थापना हुआ था। इनका हेड क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो हेड क्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेड क्वार्टर है। और इसका जो अभी 31st मेंबर बना है फिनलैंड, लेटेस्ट मेंबर ऑफ द नाटो। इससे पहले कितने 30 मेंबर हुआ करते थे। अगर 30 मेंबर की हम लोग बात करें तो 30 मेंबर में जो है 18 कंट्री जो है ये यूरोप का कंट्री है। उसमें से अगर 2 कंट्री का हम लोग बात करें तो 2 कंट्री यूएसए एंड प्लस कनाडा, ये 2 कंट्री है। और एक अभी जुड़ गया है फिनलैंड जो कि 31st मेंबर बना है। तो टोटल मिलके 31 मेंबर है अभी नाटो का। ठीक है, और नाटो क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर ले पोलैंड का। यह देखिए पोलैंड है, यहाँ भी फिनलैंड की चर्चा हुई थी। यहाँ पे यूक्रेन देख सकते हैं, यहाँ पे बेलारस देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये देखिए अभी बात किए थे हम लोग यहीं पे इजिप्ट का, यहीं पे क्या है सहारा डिजर्ट है। और यहीं पे जो है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया गया था यहाँ तक। ठीक है, इसी से इंस्पायर होकर अभी इंडिया में चलाया गया है क्या, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया गया है इंडिया में। और ये कवर करता है टोटल कितने, 4 स्टेट को कवर करता है, जिसमें से 3 स्टेट है प्लस एक यूनियन टेरेटरी है। तो ये 3 स्टेट कौन सा है, गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, और प्लस क्या है एक यूनियन टेरेटरी जो कि क्या है, दिल्ली है। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अभी न्यूज़ था अभी हाल ही में कि इजिप्ट ज्वाइन द ब्रिक्स बैंक। अभी देखिए इजिप्ट तो जानते हैं, ये ब्रिक्स बैंक क्या है। तो देखिए ब्रिक्स बैंक है ये एक ऐसा बैंक, ये ब्रिक्स बैंक का दूसरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इनका नाम है। ये जो है न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स कंट्री के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन सा है, ब्रिक्स कंट्री में जो है, ब्रिक्स में 4 कंट्री है, आप लोगों को पता होगा। तो ये 4 कंट्रियों के द्वारा ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्री मिलके एक बैंक बनाया था जिनका नाम था क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका इस्टेब्लिश जो हुआ था 15 जुलाई को इस्टेब्लिश किया गया था। 15 जुलाई 2004 को इसका इस्टेब्लिश हुआ था। और अभी हाल ही में जो है इजिप्ट कंट्री इसको ज्वाइन किया है एज ए मेंबर। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो चाइना में है। चाइना में कहाँ, तो शंघाई में है। ठीक है, शंघाई में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसके जो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट अभी नियुक्त किया गया है, तो अभी नाम सुने होंगे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है ब्राज़ील का, जिनका नाम है डेल्मा रोसेफ।
रॉसेल्फ जो है ये अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी है कहाँ की, तो ये ब्राज़ील की। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। तब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स के द्वारा एस्टैब्लिश न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी हाल ही में कौन ज्वाइन किया है, तो कह सकते कौन, इजिप्ट कंट्री अभी ज्वाइन किया है। इतना समझ में आ गया। देखिए अब इजिप्ट के हम लोग थोड़ा बात कर लेते, कहाँ पे इजिप्ट है। यहाँ पे देखिए ये कंट्री है, ये है अफ्रीका। अफ्रीका कंटिनेंट का जो सबसे ऊपरी भाग में आप कंट्री देख रहे हैं, ये क्या है, इजिप्ट है। और इजिप्ट की अगर हम लोग इधर बात करें तो यहाँ पे रेड सी और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है। और यही इसी से होके, इजिप्ट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरती है, जो कि हमारे इंडिया से भी गुजरती है। फिर यहाँ पे तंजानिया वगैरह के पास आएंगे तो यहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे इसी रीजन में क्या है, सहारा डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट इसी पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है अभी ये कि देखिए अभी एक साइक्लोन अभी हिट किया था फरवरी के आसपास, फरवरी लास्ट में साउथ अफ्रीका कोस्ट पे, जिस साइक्लोन का नाम क्या था, फ्रेडी। तो ये आपको याद रखना कि फ्रेडी जो एक साइक्लोन था जो ऑस्ट्रेलिया के पास ओरिजिनेट हुआ 6 फरवरी को, और साउथ अफ्रीका यहाँ मोजाम्बिक और मेडागास्कर के पास हिट किया 24 फरवरी को। तो बेसिकली इसमें यही बात याद रखना है कि फ्रेडी जो साइक्लोन है वो हिट किया कहाँ पे, साउथ अफ्रीका को, या फिर कह सकते हैं अफ्रीका कंटिनेंट में सॉदर्न पार्ट को इफेक्ट किया है, जिसमें मेडागास्कर और मोजाम्बिक जो कंट्री है वो बहुत बैडली रूप से क्या हुए, इफेक्ट हुए। और इसका ओरिजिन कहाँ पे था, तो इनका ओरिजिन हुआ था कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में, समुद्र में हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो देखिए ये इधर ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, और यहीं से ओरिजिनेट होके यहाँ पे मेडागास्कर और मोजाम्बिक जो है यहाँ पे हिट किया था फ्रेडी। फ्रेडी जो कि ये क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है, साउथ अफ्रीका को हिट किया था, ठीक। इतना समझ में आ गया। चलिए इसमें और भी कंट्री हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे इजिप्ट की अभी बात किए थे, इसके बगल में लीबिया है, उसके बाद अल्जेरिया है, मोरक्को है, ठीक है, नाइजर है, सूडान है, चाड है, उसके बाद आप जाइए तंजानिया है, केन्या है, इथोपिया है, उसके बाद आप जाइए जिम्बाब्वे है, अंगोला है, नाम्बिया है। नाम्बिया भी क्यों न्यूज़ में था कि यहीं से जो चीता लाया गया था हमारे इंडिया में, ठीक है, जिनका अभी मर गया, जिनका नाम क्या था, सासा, ठीक है, कान्हा कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था। तो याद रखिएगा यही नाम्बिया है। फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका जहाँ गांधी जी गए हुए थे, फिर यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल, और फिर ये कहा है मेडागास्कर है। तो इस तरह से आप लोग एक बार देखिएगा तो फिर बाद में आपको पूरे एकदम कंठस्थ हो जाएगा कि आखिर कौन सा कंट्री कहाँ पे। यहाँ पे देखिए सेनेगल है, ठीक है, उसके बाद गबन है यहाँ पे। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला है अभी एक एक्सरसाइज जो है अभी ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया और फ्रांस के बीच, जिनका नाम क्या है, फ्रिंजेक्स 23, फ्रिंजेक्स 23, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किया गया था 7 मार्च को, 7 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज किया था, और ये कहाँ पे, केरला में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बेसिकली यही पूछा जाएगा कि फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज जो है ये किसके किसके बीच ऑर्गेनाइज किया गया था और कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये किया गया था इंडिया एंड फ्रेंच के बीच, फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज था बेसिकली ये दोनों कंट्री के बीच ऑर्गेनाइज किया गया था, और केरल में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी बात की कि फ्रांस का, तो देखिए ये कंट्री जो आपको दिख रहा होगा ये है फ्रांस, ये है फ्रांस कंट्री, जो कि मेडिटेरियन सी है ये, और उसके जस्ट ऊपर है। यहाँ पे मोरक्को है, ठीक है, ये नॉर्थ सी है, और यहीं पे बे ऑफ बिस्फे है, तो ये, और यहाँ पे देखिए बाल्टिक सी है। तो ये बेसिकली आप फ्रांस देख लीजिएगा, और यहीं पे इसका राजधानी कहाँ पे है, ये पेरिस है। तो अभी क्या बोले, फ्रिंजेक्स आर्मी एक्सरसाइज जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था, इंडिया और फ्रांस के ज्वाइंट एक्सरसाइज है, और ये केरल में ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए आगे है अभी एक और एक्सरसाइज का आपको मैं बता दूं, अभी बोल्ड कुरुक्षेत्र अभी कुछ दिन पहले ऑर्गेनाइज किया गया था। ये किसके किसके बीच ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये इंडिया एंड सिंगापुर, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था, ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो ऑर्गेनाइज किया गया था जोधपुर राजस्थान में। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके किसके बीच, इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया था राजस्थान में, जोधपुर में, ठीक है, समझ में आ गया इतना।
चलिए, अभी एक प्रोग्राम कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था, जो अभी बजट में भी जब पेश किया जा रहा था, तो इस प्रोग्राम का नाम लिया गया था उसमें, जिनका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसमें जितने भी पैसा, जितना भी फंड दिया जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर, मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया वाले बॉर्डर पे जितने भी स्टेट है, और जो बॉर्डर के लाइन के आसपास जो भी गांव बसा हुआ है, उस सारे गांव को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। वो हिमाचल प्रदेश से लेके, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यूके, उत्तराखंड, उसके बाद अगर बात करें सिक्किम, यूपी, बिहार, लद्दाख, ये सब में जितने हैं, इसके अंतर्गत लगभग जो है 3,000 ऐसे गाँव को क्या किया जाएगा, 3,000 गाँव को, विलेज को डेवलप किया जाएगा। इसमें क्या बेसिकली किया जाएगा और ये कब तक टारगेट रखा है, तो ये 2026 तक रखा गया है। तो यहाँ पे पूछ सकता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो कब तक डेवलप करने का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, तो ये कह सकते हैं 2026 तक टारगेट रखा है। इसके अंतर्गत कनेक्टिविटी और रोड की सुविधा, और वहाँ के बेसिकली वहाँ के लोगों की जो लाइफ है, उसको लिविंग स्टैंडर्ड में सुधारा जाएगा। तो यही प्रोग्राम जो है, जिनका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, तो ये था, देखिए ये बात वही कहे हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बॉर्डर विलेज को क्या किया जाएगा, कनेक्टिविटी सुधारा जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। वहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेटर किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।